नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे गीतांजलि श्री की एक खूबसूरत कहानी, चौक। ठीक ठीक कह नहीं सकती कि क्या खास बात थी उन दिनों की, क्यों वे मुझे बार बार याद आ जाते हैं। कोई अजीब घटना या ख्याल नहीं कि उसे एक संकेत मान के उस ट्रिप को लैंडमार्क करार कर दूं। न कोई सत्य मिल गया था कि जिस पर उंगली रखकर कहूं उसके बाद से कुछ पहले जैसा न रहा। न तभी से यहां की घुटन से निजात मिल गई कि भागने की चाह पर उसे याद करूं। बिल्कुल मामूली सा वह ट्रिप अनेक और मेरे ट्रिपों के बीच से अनायास ही अलग से झांकने लगता है। उस बार भी झूठ बोलकर भागी थी, यहां के हालात से, गिर्र गिर्र जंग खाई घिर्री सी घूमती दिनचर्या से। कुछ इतनी आस से देखती थी अम्मा, जहां उनके सामने पड़ो की झूठ कहे बगैर मुझसे वहां से निकला न जाता। पापा भी देखते ही उठ बैठते और कहते, क्यों आशु, मुझे कहीं ले चल सकती हो, एनीवेयर, जस्ट फॉर अ ड्राइव, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट। वह इन्हें गिने जवाब मुझे देने पड़ते इस वक्त, इतनी धूप में, शाम होने दीजिए। जिस पर वे कहते, अरे शाम कभी नहीं होगी, और फिर पेट में पलते बच्चे की तरह सिकुड़ कर लेट जाते और आंखें बंद कर लेते। या मैं कहती, कक्कू दी और शंभू भैया को लौट आने दीजिए, उन्हें गाड़ी न चाहिए हो कहीं। जिस पर वे कहते, अरे वो भी कभी नहीं लौटेंगे, और लेट जाते। या फिर मैं कक्कू दी, भाभी, शंभू भैया से पूछ लेती और घुमा लाती पापा को कहीं। जिस पर शंभू भैया दिमाग पे जोर डाल के कोई न कोई काम, बाजार, पावर हाउस, पोस्ट ऑफिस का सोच लेते कि गाड़ी जा रही है तो कुछ निपटा आओ, यूं ही क्यों पेट्रोल फूके। लौटने में मंदिर के सामने पापा हाथ जोड़ लेते, फिर हम घर आ जाते। जब मैं झूठ बोलती कि किसी राइटर्स वर्कशॉप में जाना है, तो लगता कि अम्मा को छोड़कर, जो सबसे ज्यादा सवाल करती पर शक किसी जवाब पर नहीं करती, सब शंभू भैया, भाभी, कक्कू दी, सुल्लू, नंदू, नहीं, नंदू शायद नहीं, 10 बरस का मस्तमौला नंदू नहीं, बिना यकीन किए चुपचाप मुझे घूर रहे हैं। गुस्सा आता, शंभू भैया और कक्कू दी का क्या, दोनों ऑफिस जाते हैं, उसी के सहारे दिन भर को बाहर निकल लेते हैं। उस पर भी क्या मालूम कभी झूठ बोलते हों, खासकर भैया जब भाभी को भी सरकारी द्वार पे साथ शहर के बाहर ले जाते हैं, नंदू को अम्मा की निगरानी में छोड़कर। खैर, मुझे तो झूठ बोलना ही होती, और झूठ का नहीं तो इसका अपराध बोध सालता कि सबके सब फंसे हैं, और मैं खिसक ली थी रटबिन के घर उस दफे, सारे हाहाकार को छोड़कर वहां के सन्नाटे में। पर नहीं, हाहाकार तो साथ चला आता है, बस दूर आकर वृत्त में सिमट जाता है, जिसको घेरे होता है उस जगह की दूरी का हल्कापन और शांति। पर नहीं, कौन सा हाहाकार, इस घर का जीवन शोर रहित ही है। बस बिना चिल्लाए सब एक दूसरे से भाग रहे हैं और एक दूसरे की राह में गिर पड़ रहे हैं। अम्मा रसोई में जाकर राजिंदर से बोलेंगी, परवल देर तक भूनना और सूखे बनेंगे, तब तक भाभी जाके टमाटर और पानी डलवा देंगी। अम्मा कहेंगी, लो, मना कर गई तुमने, फिर बेस्वाद की सब्जी बना दी। भाभी कहेंगी, कुक्कू दी के दोस्त भी खाने पे रुकेंगे, लोग भी तो देखिए कितने होंगे खाने वाले। नंदू रात का आलाप छेड़ेगा, मैं दादी के संग सोऊंगा और सुल्लू उसे डांटेगी। दादी को तकलीफ होगी, तब शंभू भैया अम्मा को डांटेंगे, आप पापा के कमरे में सोइए तो उन्हें भी नींद आएगी और वहां नंदू जाना नहीं चाहेगा। और अम्मा कहेंगी, नहीं, वहां मैं सो नहीं पाती क्योंकि ये रात भर हे भगवान, हे राम करते हैं, या ठक ठक जमीन पर ठोकते हैं। और कक्कू दी भैया को डांटेंगी कि अम्मा को जैसे अपनी नींद की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। फिर नंदू भैया और दी दोनों से डांट खाएगा और थकन के मारे और जोर से रोएगा। और पापा जो दिन भर आंख बंद किए रहते हैं, रात भर जगे रहेंगे और छड़ी पे लंगड़ाते आते रहेंगे, दरवाजे से झांकेंगे, कभी पंखा बंद कर देंगे, कभी लाइट जला देंगे, और जब हम सब डांटेंगे कि क्या कर रहे हैं, सोने दीजिए, तो कहेंगे, देख रहा हूं कि नंदू ठीक है, कोई मुझे कुछ बताता नहीं, क्या हुआ पता भी नहीं लगेगा, कोई बच्चे को मार दे, उठा ले जाए, तुम लोग देखती नहीं हो, इसकी मां को हर मिनट इसके पास रहना चाहिए। भाभी और नंदू की एक संग बात करते ही वे नंदू को आप के संबोधन में और भाभी को तुम के में डाल देंगे। भाभी तड़ से उठेंगी और अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगी। कक्कू दी पापा को वापस उनके बेडरूम पर पहुंचा के कहेंगी,
हम अपना दरवाजा भीतर से बंद कर रहे हैं, नहीं तो आप तो सोने नहीं देंगे और पापा को छड़ी पर सिर टेक लगाए बैठा छोड़कर आ जाएंगी, या सुल्लू फोन पर बैठ जाएगी और भाभी आसपास चक्कर काटेंगी। फिर शंभू भैया कहेंगे बस भी करो सुल्लू। अम्मा मुझसे कहेंगी कि शंभू भैया कह रहे थे बिजली का इतना बिल क्यों आता है, तुम अपने कमरे में इलेक्ट्रिक कैटल क्यों चलाती हो, बना तो देता है राजिंदर गैस पर चाय। और मैं सुल्लू को डांटूंगी, क्या स्कूल से आते ही माइकल जैक्सन मैडोना अंड फंड लगा लेती हो, धीमा करो। वो दरवाजा बंद कर देगी तो पापा आएंगे, खोलो, कभी अंदर से लॉक मत करो, कुछ हो जाए तो, और बंद करो रेडियो, क्या गंदी चीज सुनती हो, वे भाभी के प्लेयर में बजती गजल की आवाज पर कहेंगे। कक्कू दी नहा के निकलेंगी और तार से नंदू और भैया के गीले कपड़े गुड़चिया के कुर्सी डाल देंगी और अपनी साड़ी इस छोर से इस छोर तक टांग देंगी। भाभी दौड़ी आएंगी, कम से कम गंदी कुर्सी पर मत डालो, रात कुत्ता इस पर बैठता है, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, पता है? नहीं, हाँ होगा। और मैं पढ़ने बैठूंगी तो अम्मा आएंगी, क्या पढ़ रही हो, छींकी क्यों, जुकाम हो रहा है क्या, और आज घर में रहोगी, ऐसे ही पूछ रही हूं। लिखने बैठूंगी तो पापा आवाज देंगे, मुझे तौलिया मिलेगी, इतनी देर हो रही है, इतना काम है, तैयार होऊं, और शंभू भैया डांटेंगे, अम्मा इन्हें रुमाल दीजिए, फिर कुर्ते से नाक पोंछ रहे हैं, नंदू आंटी कर लो दादा से, नो वन कैन सिट नियर यू, यू आर सो डर्टी। एक दूसरे पर गिरते पड़ते। जैसे जब रॉबिन का फोन आया, मैं दौड़ी, राजिंदर दौड़ा, नंदू दौड़ा, सुल्लू दौड़ा, शंभू भैया दौड़े और हमेशा की तरह पापा दौड़े। सबके सब क्या मेरा है, किसका है? बीवी जी का। राजिंदर ने मुझे पकड़ाया। पापा वहीं बैठ गए। कौन है, क्या कह रहा है? नंदू पिन पिन करने लगा। उमंग का फोन आना है। शंभू भैया ने इशारे शुरू किए। देर तक नहीं। अम्मा आई और मुझी से पूछने लगी, आशु, कल जो तुम्हें गुलाबी चादर दी थी कहां है? बाकी लोग आइसक्रीम को लेकर जोर जोर से बहस करने लगे। राजिंदर ने फिर फ्रिज ऑफ कर दिया, सारी आइसक्रीम पिघल गई। मैं खाऊंगा, मेरा गला ठीक है, नंदू की टेर चली। पापा कान पर बैठे बड़बड़ा रहे थे, मुझे खाने पे क्यों नहीं मिली? मैं एक कान दबाए दूसरे से सुनने की मशक्कत कर रही थी। उस पर दिखाना यह था कि रॉबिन नहीं, किसी वर्कशॉप कार्यकर्ता से ऑफिशियल बात चल रही है। हाँ, हाहाकार ही था। भागी मैं उससे, झूठ बोलकर, और साथ गया भी तो क्या, कम से कम अपने दायरे में जमा हो गया, एक जगह शांति से घिरा। शांति से बढ़कर था रॉबिन के घर में। शांति नहीं, सन्नाटा। शहर से दूर, खेतों से घिरा, इक्का दुक्का मकानों के पास। पहुंचते ही बरसात गिरने लगी और ठंडक भरा सुकून मेरे दिल पर छा गया। कितना काम हो सकता है यहां, बस काम ही काम। पूरा झूठ भी नहीं बोल के आई थी, वर्कशॉप नहीं, पर काम ही करने आई हूं। कब से पड़ी थी किताब पूरा होने को। कहां लोग प्रकाशक के पीछे पड़ते हैं कि जल्दी छाप दीजिए, कहां मैं खुशनसीब के प्रकाशक पीछे पड़ा था, जल्दी करिए। अम्मा कहा करती, तुम क्यों उठाती हो, सुबह से पीछे वाले कमरे में बंद हो जाओ, इतना बड़ा घर है, और लिखो। जरा ही देर में चाय लेकर आती, कुछ बन रहा है, ताकि मैं कैटल ना ऑन करूं और मेरा हाथ अनायास ही उनकी निर्दोष नजरों से पन्ने पर लिखे हरफों को छिपाने लगता। शंभू भैया ऑफिस जाते हुए खिड़की से झांक कर कह जाते, फोन हर वक्त बिजी मत रखना, और अम्मा को बुरा लग जाता, आशु तुम बाहर से फोन कर लिया करो। पर मैं ही तो नहीं करती ना। हाँ, लेकिन लंबा चौड़ा बिल आए, मशीन खराब हो, कुछ हो, तपाक से तुम्हारा नाम लगा देते हैं। पापा आके छड़ी पर टेक दिए बैठ जाते। तब अम्मा कहती, चलिए यहां से चलें, ये काम कर रही है, और पापा जिद में बैठे रहते। क्यों? सिर मूठ पर बांधे हाथों पे गिराए, आंखें मूंदे, और मैं कहती, रहने दीजिए। तब पापा आंखें आस से खोलते, कैन यू टेक मी समवेयर, एनीवेयर, इन द कार। अभी। अम्मा डांटती। पापा की हल्की भूरी आंखों में भीड़ होती, कमरे में निजी चीजों की परछाइयां, और वे लेट जाते। पास से और दूर से आवाजें आती रहती। कक्कू दी का राजिंदर को डपटना, अच्छा अब आप रबड़ की चप्पलें नहीं, चमड़े की सैंडल पहनेंगे। भाभी का प्रेस वाली को हड़काना, पहले मेरे कपड़े करो, अम्मा को क्या जल्दी है।
सुल्लू का स्कूल के लिए निकलते हुए कुछ चिटी चिटी बैंग बैंग चिल्ला के गाना। सुल्लू को विलायती बनना है, देखना दी, भूले से 2 दिन के लिए कोई पहुंचा दे, फिर लौट के नहीं आऊंगी। वह हंस के हाँकती और मुझे उसके 16 बरस के ठोस होते मूल्यों पर खूब खीज होने लगती। कक्कू दी को मेम साहब बने रहना है, शंभू भैया को सबकी डिसिप्लिन बनानी है, भाभी को घर खर्च का बेहद हिसाब रखना है, अम्मा को बच्चों में रहना है, पापा को पातों में। सबकी नजर एक अलग दिशा में। लेकिन रॉबिन के घर में इस सारे गोंजा मेल से मुक्ति थी। सहज, साधारण, एक आम इंसान के लिए बना घर। एक पांवदान था जो सुबह दरवाजा खोलती तो भीगा हुआ मिलता और मैं सोचती, कुक से कहूंगी सूखने को डाल दे। टाट हुआ जा रहा है, पर कुक के आने पर भूल जाती। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो यादों पर हावी हो जाए। घर की सज्जा याद करनी चाहिए तो टाट होता पांवदान ही याद आया। न भीतर ऐसा था कि उसके तेवर आंखों में भूख जाए, न बाहर नाटकीय दृश्य था कि यादों में खलबली पैदा करे। खाना भी सीधा सादा, अलबत्ता घर के पपीतों के कोफ्ते बनाता था रॉबिन का कुक। घर के फल फूल की बात ही और होती है। पापा की आखिरी पोस्टिंग मुरादाबाद में थी। आज भी ड्राइव पे निकलते हैं तो कभी पल भर को उनकी आंखों में बाहर भागती चीजों की सूनी परछाई लोप हो जाती है और कहीं उनके भीतर से निकली उजाले की शहतीर डोल जाती है। ये मुरादाबाद कैंटोनमेंट है। अब तो मैंने जवाब भी देना बंद कर दिया है, पर वे मुरादाबाद कहते हैं तो मुझे अमरूद याद आते हैं। उस साल की बारिश कम पड़ी थी और केकवा ने कह दिया कि अमरूद में कीड़े पड़ गए और सबने डालें नीचे खींच के ऊंचे उचक के फल तोड़ना बंद कर दिया। लदे अमरूदों को गिलहरी और तोते पटपट गिराए जाए कि सुल्लू आई दी ये कीड़ा है। और हमने देखा कि पानी न मिलने से बीज फैले नहीं हैं गूदे में, उलटे बीच में एक कड़ी गुट्ठी बन के पड़े हैं, पर कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है। गदराया फल है, मीठा नहीं पर ताजा ताजा। तब हम भी टूट पड़े गिलहरी और तोतों के बैरी बन गए। रॉबिन के घर अमरूद नहीं मगर पपीते और नारियल के पेड़ थे और बारिश में उनकी छतरीदार पत्तियों की ओट में सड़क की ट्यूबलाइट पनियल सी तिरमिराने लगती। कुक ने अदब से बताया था, साहब तो संडे को आएगा और आप जो चाहें मुझे कहिए, कोई तकलीफ होगी तो साहब हम पर गुस्सा करेगा। पर मुझे क्या तकलीफ जब तकलीफों से भाग आई थी। पहली किताब किसी झोंक में उस घर में पूरी कर दी, मगर अब के न होगी मुझे विश्वास था। लेकिन यहां अकेला, मनभावन, मेरी स्पेस मेरी, न कोई उसमें घुस के उसे छेड़े, न अपनी सर्च लाइट मुझ पे निरंतर डाल के मेरे हाव भाव का बारीक मुआयना करे। अब मैं हिली, अब ऊंघी, अब टकराएगी। कोई नहीं कहने वाला ऊंघ रही हो, ठीक तो हो, फिर काम क्यों नहीं करती। ऊंघो रात दिन। ऊंघती भी रही मैं शुरू के दिनों में, कागज कलम तैयार रख के। और जब कुक घंटी बजाता तो बेफिक्री से बदन डुलाती दरवाजा खोलने जाती। लेकिन किताब वहां भी पूरी नहीं हुई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि अब याद करूं वहां ये हुआ। फिर भी वह ट्रिप मेरे जहन में अलग कोना लिए बैठी है। तब यह सोचती हूं, कौन जाने इस मानव मन के रहस्य, किस ऊंघ से अवचेतन क्यों हिला। चेतन तो बेखबर है या फिर उस मामूली ट्रिप के मामूली दृश्यों को देख लेता है। शायद उन मामूली यादों को इसीलिए दोहरा रही हूं कि धोखे से चेतन के पार शुरू होती अवचेतन की सीमा रेखा लांघ ही जाऊं, क्या पता। क्योंकि दूसरी किताब रोधो के पूरी हुई इसी घर में, पहली की तरह। और नंदू को फन है कि मैंने उसी के नाम के पात्र से उसी का कहा डायलॉग किताब में कहलवा दिया। गर्मी में भैया भाभी के सी रूम में सारी भीड़ कैंप बैड खोल के सोती थी और उसी घिचपिच में कक्कू दी के नाक सिकोड़ संवाद ऊह रेल का डब्बा है, मैं नहीं सोती। यहां पर नंदू बोला था कि दादी भीड़ हो और रेल का डब्बा हो तो सोने में बड़ा मजा आता है ना। और मैंने रॉबिन के यहां सोचा था कि बारिश होती है तो नींद बड़ी अच्छी आती है। झमक के बरसात हो रही थी रात और दिन, और जब न होती तो आसमान का बड़ा सा काला टुकड़ा छाया की तरह घर में एक तरफ से फिसल कर आता, दूसरी तरफ से निकल जाता। आई भी थी अच्छी नींद, और कितनी नींद आती रही, जैसे मानो अपने घर में मैं बरसों से सो न पाई हूं। उठती, थोड़ा पढ़ती, फिर सो जाती।
जब किताब के 3-4 ही पेज बचे तो मैंने स्पीड और कम कर दी ताकि पढ़ते रहने का स्वाद और लंबा हो जाए। उठती, एक पैराग्राफ पढ़ती, फिर सो जाती। लेकिन फिर बहुत सो ली और किताब भी पढ़ चुकी और मुझे नींद आनी बंद हो गई और जहां लिखने बैठती वहां खिड़की पर झुका नीम दीवार की तरह सिर पर गिरा आता। लगने लगा मन होता कुक से कहूं काट दो इसकी डालें। यह आसमान को रोक रहा है, मेरे स्पेस को घेर रहा है। पर कुक से भी कुछ कहने का मन नहीं करता। सिर में दर्द रहने लगा था। कुक कहता, मेम साहब अदरक की चाय पीजिए, आपको ठंड लग गई है। चाय अच्छी लगती, पर उस पे गुस्सा आता कि क्यों मेरा कुछ नोट करता है। चाहूं तो क्यों ना बुरा सा मुंह बना के बैठी रहूं। इतना पारखी अपने को समझता है, जबकि मुझे ठंड वंड नहीं, नींद न आने से सिरदर्द हुआ। तब मैं शहर गई कामपोज लेने और वहीं से घर फोन मिलाया। सब ठीक थे, पर पापा की इंसुलिन को लेकर कंफ्यूजन था। कभी अम्मा भी दे देती और भाभी भी, कभी एक दूसरे के भरोसे कोई न देता। और तुम्हारा वर्कशॉप, अम्मा ने पूछा तो मुझे भूला हुआ झूठ याद आया। हड़बड़ा के 8-10 मिसरे और घड़े। पापा तो दौड़े आए ही थे फोन की घंटी पर, उनसे भी बात की। अच्छा, मुरादाबाद में नहीं है वर्कशॉप? नहीं, अमरूद भी नहीं है। मुझे हंसी आ गई। कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं, कहीं ले ही नहीं जाता। उन्होंने शुरू किया, बस इनफ। शंभू भैया की आवाज आई और नंदू ने बताया कि बुआ, ये साल मेरी लाइफ का सबसे कठिन साल है। इतना होमवर्क मिलता है, सच्ची। ओके, शंभू भैया ने फोन लिया। डोंट वेस्ट मनी, बेस्ट ऑफ लक, बाय। फिर मैं, जब बरसात थमती, शहर के चौक तक जाने लगी कि हवा लगे तो सिर दर्द टले, थकन लगे तो नींद आए और चौक से नाहक घर की याद जुड़ जाती और मैं फोन करती। चौक भी छोटे शहरों के चौक जैसा, एक पुराना घंटा घर, जरा सा एक घेरा जो पार्क बोला जाता और घुमटियाओं, भुट्टे, चाट, भेल, कोल्ड ड्रिंक वालों की। जब बाकी दुकानें बंद हो जाती तो पार्क आबाद रहता। सारा शहर वहां उमड़ा होता, गज गज भर की दूरी पर, जरा सी जगह में, जरा सी चीजों में मगन। प्रेमी जोड़े तक उस तिल भर की जगह में अपनी स्पेस सुरक्षित पाते और मुझे हैरानी होती कि इनकी आंखों में भीतर की चमक ने बाहर की परछाइयों को आने ही नहीं दिया है। ये सब भी याद आ रहा है, इसलिए बता रही हूं, वरना क्या था इन शामों में। हर शहर में ऐसे ही मेले लगते हैं, सज धज के जनता चौंक जाती है और मैं उनके बीच भट्टा या मूंगफली खाती निकल जाती। और रॉबिन किस गाड़ी से आएंगे? सिर दर्द में खुद उठ के दरवाजा खोलना भी खलने लगा था। मेरी वापसी का टिकट आया? मैंने कुक से पूछा। रॉबिन रात को आया था। सुबह सामने के दरवाजे के पास गीली मिट्टी के निशान देखकर मैं खुश हो गई और पूरी केतली चाय बनाकर बैठ गई। उठे आप? मैंने कहा। उठी आप? वह हंसा। रात इतनी खटर पटर की मगर नींद अच्छी पाई है। जो याद आ रहा है वही दोहरा रही हूं। यूं रॉबिन मेरे उतने भी आत्मीय मित्रों में नहीं। मेरा पाठक था और वही संबंध था। हमेशा कहता, मैं तो भागा रहता हूं अपने अकेले घर से, जब लिखने को जगह चाहिए आ जाओ। और उस बार मैं आ गई थी। एक ही दिन हम साथ थे और भुट्टे खाने चौंक गए रॉबिन की गाड़ी में। 2 मिनट गाड़ी से नीचे उतरे होंगे कि रॉबिन बेचैन होने लगा कि भागो इस बेहूदी भीड़ से, और उसकी आंखों में बाहर की हर चीज का साया दहशत से सर्रा रहा था। रॉबिन भागा था गाड़ी दौड़ाकर नदी के किनारे, जहां कोई नहीं था। नदी बढ़ी हुई थी अपने ही पाट को लांघकर और रॉबिन कह रहा था, लोग कितने बेवकूफ लगते हैं, लीडिंग रिडिक्यूलस लाइव्स ऑफ पैटी परस्यूट। हाँ, बारिश आई थी और हम भीग चुके थे तो सोचा क्या है, कुछ देर भीगते ही रहो। वहीं रेत पर बैठे बैठे मैं उसे अपने घर के बारे में बताने लगी, जो बड़ा था मगर तब भी भीड़ थी। रॉबिन ने सहज भाव से कहा था कि देखो, घर जहां होगा वहीं घुटन होगी। और अभी इसी पल मैं एक और बात यहां जोड़ रही है, क्योंकि अभी वह याद आ गई। हालांकि यह बात तब की नहीं है, शायद उस ट्रिप की ही न हो। रॉबिन ने आंख ऊपर उठाई थी और उनमें सारे अक्स बाहर के थे, काले बरसते आसमान के, हवा में बनती कतारों के। यहां तक कि उनमें जो पानी भरा था वह भी बाहर से आया बारिश का पानी था। भीतर से सूनी नंगी थीं वे आंखें, बाहर के सायों से थिरकती दिखने के बावजूद। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और पेट में पलते बच्चे की तरह सिकुड़कर लेट गया,
क्योंकि पानी से चोट लग रही थी। नीम अंधेरे में मेरा हाथ उठा था कि हमदर्दी से उसकी बांह छू लो किसी निपट अकेलेपन को, बाहर के सायों की घटन को, अंदर के सखे सोते को छू लूं, मगर छूने के पहले मन हो गया कि उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारूं, इस अकेले दूर दूर की स्पेस को अपनाए भीड़ से भागने वाले रॉबिन को। और मैंने भी सहजता से सोचा था, किसी के प्रति हिकारत से भरना कितना आसान है। उस दिन कुक ने फटकारा था, मेम साहब को भिगा दिया साहब ने, ऐसे ही जुकाम रहता है इन्हें। पर मुझे बुरा नहीं लगा था। रॉबिन अगले दिन चला गया अपने घर से। जल्दी ही मैं अपने घर लौटी, छोटे शहरों में अभी भी कभी मिल जाने वाले कागज, लकड़ी, मिट्टी के डमरू, बांसुरी, जानवर आदि नंद के लिए लेकर। उसी रात नंद ने डामा किया नहीं, मैं ही सोऊंगा दादी के पास, जाए बुआ वापस वर्कशॉप। और मैंने डांटा तो रात को शिकायत कर रहा था, बुआ गंदी हैं, कहती हैं मैं एक्टिंग कर रहा हूं। और अम्मा पुचकारने लगी, नहीं बेटा, कोई तुम अमिताभ बच्चन थोड़े ही हो जो एक्टिंग करोगे। पर बुआ गंदी नहीं है नहीं है। फिर और भी बार राइटर्स वर्कशॉप में यहां वहां भागी, लौटी भागी। अब क्या हुआ था कि सोचूं, उस बार यह हुआ और तब से सूरज पश्चिम से निकलने लगा। बस नाहक बार बार उस ट्रिप को याद करती हूं और घर और चौक से गुजरती हूं, और तब बरसात में लहलहाती अपने ही पाट को तोड़ के लांघती, भीतर की अनजान ललक से मचलती बढ़ती नदी मझ में भर जाती है। और कभी मैं शांत हो जाती है, कभी बेचैन, कभी फैल जाती हूं अपनी ही सीमाओं से आगे, कभी रीति रीति हो जाती हूं और कभी विलीन हो जाती हूं, कुछ सोचने को बचती ही नहीं हूं। आप सुन रहे थे गीतांजलि श्री की रोचक कहानी चौक।